झक मार के तो कूद के तो नहीं आए कि अचानक से उड़ा और पहुंच गया खिड़की से। आप दरवाजे से आए, एक दरवाजे से आए, सीढ़ी में चढ़ के फिर आप कमरे का जो दरवाजा था वो खोल के अंदर आए। क्योंकि बीजेपी के लोग ये नैरेटिव फैलाते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो बंगाल में है। अरे बंगाल का बॉर्डर ही नहीं है भाई। ना आप कश्मीर में टेररिस्ट अटैक रोक पा रहे हो, ना आप बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन रोक पा रहे हो। ये कहता है कि भाई बांग्लादेशी बंगाल में घुस जाता है। भाई बीएसएफ आपके अधीन में है, आप क्या कर रहे हो? भाई आपको शर्म से मर जाना चाहिए। या तो अपना इस्तीफा दो या तो ये फालतू के एलिगेशन बोलना बंद करो। दिस प्रूव्स दैट यू आर द मोस्ट इनकम्पिटेंट होम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपका हाथ से खून से रंगे हुए, इस्तीफा दे दो, इससे अच्छा। किस मुंह से आप जाते हो? ये तो दोनों में से कोई एक इसका जवाब दे सकता है। ना मैं प्रशांत किशोर हूं, ना मैं चुनाव आयोग हूं। तो आप इनसे पूछिए भाई ये क्या दिखाता है। आप कोई भी मान लीजिए बंगाल में एसआईआर होता है और होने के बाद कुछ लोगों का नाम डिलीट होता है, ये भी तो चुनाव आयोग का ही व्यर्थता है। भाई जब इलेक्टोरल डिवीजन होता है तब तृणमूल तो नहीं करते हैं, आप ही करते हो। तो आपने या तो नहीं किया तो या तो उसका दाय लेना पड़ेगा जो पहले फॉर्मर सीईसी था राजीव कुमार, उसको या तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या तो अभी जो है उसके खिलाफ होनी चाहिए। तृणमूल का तो इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ आप एसआईआर कर रहे हो, मैंने जो आपको पहले बताया कि आप कह रहे हो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को हटाने के लिए हम एसआईआर कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के साथ जो 9 राज्य, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कुल मिला के 9 स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है। मैं एक बार फिर से ये हिंदी में दोहरा देता हूं कि कुल मिला के 9 प्रदेश है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय और साथ में पश्चिम बंगाल। तो ये जो 8-9 राज्य है इसमें बंगाल छोड़ के आप कहीं पे भी एसआईआर नहीं कर रहे हो। भाई आप मैप देखिए, जो म्यांमार का मैप है जहां से रोहिंग्या आते हैं, म्यांमार से ही रोहिंग्या आते हैं, बाकी तो कहीं से आएगा नहीं। तो म्यांमार का जो बॉर्डर है उसका पहले है मिजोरम, उसके बाद है मणिपुर, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 जो राज्य है पहले तो वहां जाएगा, फिर ही कोई प्रदेश में जाएगा, फिर ही कोई प्रदेश में जाएगा। तो इन 4 प्रदेशों में कहीं भी एसआईआर नहीं हो रहा है। तो ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव है एसआईआर करने का, वो इलेक्टोरल प्लॉय के हिसाब से अमित शाह का इंस्ट्रक्शन पे वो कर रहा है और कुछ नहीं। अगर आपका उद्देश्य सही होता तो आप पहले जिस राज्य से रोहिंग्या आएंगे उस राज्य में एफआईआर करो। बंगाल डजंट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार। अब आप बांग्लादेश में आ जाइए। बांग्लादेश में कुल मिला के 4 राज्य है जो बॉर्डर शेयर करता है। एक पश्चिम बंगाल है, एक मेघालय है, एक त्रिपुरा है, एक असम है। अब ना त्रिपुरा में एसआईआर हो रहा है, ना असम में एसआईआर हो रहा है, ना मेघालय में एसआईआर हो रहा है कहां? पश्चिम बंगाल। और खबरों के सूत्रों से हम लोग को देखने को मिला कि 15 दिन पहले भाई त्रिपुरा में बांग्लादेशी पकड़े गए, असम में पकड़े गए रोहिंग्या। तो रोहिंग्या आया तो कहां से आया भाई? जैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग अगर इस कमरे में आए तो मेन गेट से आए ना, झक मार के तो कूद के तो नहीं आए कि अचानक से उड़ा और पहुंच गया खिड़की से। आप दरवाजे से आए, एक दरवाजे से आए, सीढ़ी में चढ़ के फिर आप कमरे का जो दरवाजा था वो खोल के अंदर आए। तो पहले मेन गेट क्या है? मेन गेट ये 4 राज्य है जो म्यांमार का बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल। वहां कोई एसआईआर नहीं हो रहा है, एसआईआर हो रहा है बंगाल में। क्योंकि बीजेपी के लोग ये नैरेटिव फैलाते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो बंगाल में है। अरे बंगाल का बॉर्डर ही नहीं है। ये कहता है कि भाई बांग्लादेशी बंगाल में घुस जाता है। भाई बीएसएफ आपके अधीन में है, आप क्या कर रहे हो? भाई बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। भाई आपको शर्म से मर जाना चाहिए। या तो अपना इस्तीफा दो या तो ये फालतू के एलिगेशन बोलना बंद करो। दिस प्रूव्स दैट यू आर द मोस्ट इनकम्पिटेंट होम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भाई ना आप कश्मीर में टेररिस्ट अटैक रोक पा रहे हो, ना आप बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन रोक पा रहे हो, और साथ में आपके डर की वजह से देश के लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो आपका हाथ से खून से रंगे हुए, इस्तीफा दे दो, इससे अच्छा।
किस मुंह से आप जाते हो लोगों के सामने बड़ा बड़ा भाषण देने, बात करने? क्या किया है आपने? आप कहते हो बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन होता है, बंगाल में तृणमूल का सरकार मदद करता है। भाई जम्मू कश्मीर पुलिस आपका था, पहलगाम का 4 टेररिस्ट कैसे आया जरा बताना? और जिसके इनकम्पिटेंसी की वजह से आया, आईबी चीफ तपन डेका, उसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया आपने। दिस इज बीजेपी फॉर यू माई फ्रेंड्स। वन हु शुड बी पनिश्ड इज बीइंग रिवॉर्डेड। जिसको पकड़ के इन्वेस्टिगेशन करके जेल डालना चाहिए, उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। सेम विथ अदर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स। जो बीजेपी में चला गया, अजित पवार, हिमंतो बिश्व शर्मा, सब साफ, वॉशिंग मशीन। जिसको जेल डालना चाहिए उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। भाई जिसका इनकम्पिटेंसी की वजह से 26 लोग मारे गए, आप उसको एक्सटेंशन दे रहे हो। जम्मू कश्मीर में तृणमूल का क्या है? जम्मू कश्मीर में तो ममता बनर्जी है नहीं, तृणमूल है नहीं। पहलगाम के जो आतंकवादी घुसे वो कैसे घुसे? और जम्मू कश्मीर का पुलिस भी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, आपके हाथ में है। तो ये डबल इंजन सरकार वाली बात है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज ऑल्सो विद द होम मिनिस्ट्री and the Jammu and Kashmir police is also with the home ministry, and the home minister is Amit Shah. And 26 people are being brutally killed and murdered in broad daylight. And someone who should be punished is being rewarded. Tapan Deka जो IB का चीफ है, जिसका इनकम्पिटेंसी के कारण, जिसका टेन्योर खत्म हो रहा था, उसको आप रिवॉर्ड कर रहे हो। ये कैसी राजनीति है आपकी? आप अगर बंगाल में करना चाहते हो एसआईआर, तो पहले आपको मिजोरम से शुरू करना चाहिए ना, जहां से रोहिंग्या आता है। आप मिजोरम करिए, आप मणिपुर करिए, आप नागालैंड करिए, आप अरुणाचल करिए। आपने नहीं किया, आपने असम नहीं किया, त्रिपुरा नहीं किया, मेघालय नहीं किया, किया कहां? बंगाल। ये दिखाता है कि आपके उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू आइडेंटिफाई फॉरेनर्स and deport them. Your objective is to use it as a political tool and ploy. Ma'am, since 2014, in the last 10 years, there have been 1 lakh farmer suicide. That's 1 suicide every hour. These aren't just numbers. They're a grim reminder of a system that abandons those who feed the nation while they conveniently feed lies to the entire country. They boasted of digital India, but conveniently ignore the dire state of our schools. While flashy slogans flood social media, the harsh reality is PM Poshan remains stagnant, leaving millions of children without nutritious food. More than 50% of the children under the age of 5 suffer from chronic malnutrition, with 17% underweight, 36% stunted, and 6% wasted. A crisis screaming for attention, and yet the budget for PM Poshan remains dejectedly inadequate, proving once again that the union government is invested more in headlines than hungry children. Another half-truth: before the elections, the NDA government or the ruling party, BJP, promised LPG cylinders for all, but in reality, 1.2 crore households, I repeat the figure, 1.2 crore households could not afford even a single refill in 2022-23 because of their exorbitant price hikes. This is not upliftment. This is abandonment. When people have to choose between a meal and a refill, their promise is nothing but a cruel joke. In 2019, the cabinet approved 8,574 crore for the census. Yet in 2025, today, even after 5 years, only 570 crore has been allocated in this year's budget. 5 years late and still counting. And this is not happening this year either. But why does this matter? Why am I talking about census? Because without a census, every policy, every income tax slab revision, and every economic projection is simply and just a blind projection and a blind gamble.
The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, Women Reservation Act, which was passed by calling a special session 18 months back in 2023, can't be implemented as its rollout depends on the completion of the next census and subsequent delimitation. Both are yet to be scheduled. The government seems to prefer running the country on guesstimates and propaganda rather than real data, because facts expose their failures and they would rather keep the nation in the dark. As we look at the economic policies of the NDA government, one cannot help but see a pattern. And what is the pattern? Ma'am, the pattern is of or if I am to say, it resembles the tale of a reverse Robin Hood. What is a reverse Robin Hood? We know the story of Robin Hood, taking from the rich and giving to the poor. BJP has mastered the art of taking from the poor and giving it to the wealthy elite. So reverse Robin Hood. For instance, I'll give you an example. For instance, the waiving of corporate loans worth thousands of crores using taxpayers' money, while poor farmers struggling with small debts are left to suffer. The government claims to have no money to increase subsidies on essential commodities, yet it slashes corporate tax rates, giving billionaires an even bigger slice of the pie. This is not economic justice. This is economic favoritism at its worst. Then I talk about, or rather I'll come to half federalism. You know, all the members sitting in this house have never heard of this phrase. This is a phrase that I've coined. Half federalism. Why I say half federalism? I'll give you another example just to understand it better. Madam, in Bihar, BJP's ally, Janata Dal United or JDU, have 12 seats. That means BJP has 12 MPs in Bihar. And in Bengal, BJP has 12 MPs. BJP is in power in Bihar and BJP is not in power in Bengal. So Bihar gets bonanza, Bengal gets blockade. This is half federalism. Madam, not a single meaningful financial allocation has been made for the state of Bengal. This is a Bangla Birodhi budget. 1.7 lakh crore is still due to the state of West Bengal under various heads. This is a deliberate financial blockade, a calculated move to stifle Bengal's growth, prosperity and development. West Bengal's spending due on Manrega to the tune of 7,000 crore still remains unpaid, depriving 59 lakh poor workers. The state has launched Karmashri scheme for providing employment opportunities to job card holders, paying 51 lakh workers from its own funds. The central government has not cleared 8,140 crores in housing dues for rural Bengal under Pradhan Mantri Awas Yojana, depriving 12 lakh beneficiaries. The state government launched the Banglar Bari project last year in the month of December, providing housing to 12 lakh beneficiaries entirely from the state's own funds.